हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर जो कि अपना था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसका हमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया था। आज देखने वाले हैं अपना सेकंड लेक्चर। आए करते हैं क्लास शुरू। क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप सिंपली इस क्यूआर को स्कैन कर कर या द फिजिक्स यूनिवर्स लिखकर मुझसे वहां पर जुड़ सकते हैं अपनी क्लास नोट्स के लिए। शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अब तक जो पढ़ लिया था वो पढ़ा था लाइट के बारे में, रे ऑफ लाइट के बारे में, बीम ऑफ लाइट के बारे में और देखे थे लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में हमने देखा बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उनकी टर्मिनोलॉजीज देखी। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। साथ ही साथ में प्लेन मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, वो भी हमने वहां कवर कर लिए थे, जिसमें हमने प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे। आज हम शुरू करने वाले हैं और देखने वाले हैं अपना टॉपिक जो कि अपना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। जब भी आप रे डायग्राम बनाते हैं तो रे डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन जनरल स्फेरिकल मिरर चाहे अपना कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों ही को में डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको 4 रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो 4 रूल्स क्या हैं वो हम पहले देखने वाले हैं। मगर जब भी डायग्राम बनाए तो आप 4 रूल को लगा सकते हैं या कम से कम 2 रूल्स लगाना आपका क्या है, जरूरी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं अपना पहला रूल। पहले रूल में हमें कहा गया है, अगर आप यहां पर डेफिनेशन देखें तो इसमें कहा गया है इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट पासिस और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। इसने कहा कि अगर इंसिडेंट रे की हम बात करें तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए। तो ये जो है वो मैंने पास करी प्रिंसिपल एक्सिस के, और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में वो फोकस से जानी चाहिए। इसलिए बच्चों मैंने इसको जो पास किया वो किया किससे, फोकस से। विच मीन्स अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो पॉइंट है वो मेरा होता फोकस। और आपको कल ही बताया था जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे तो रे कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, ये आप लगाएंगे एरो से, बिकॉज इसके बिना जो डायग्राम है वो अपना अधूरा है। सिमिलरली जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ लाई करता तो सर्कल बनता यूं। ये पॉइंट अपना होता पोल, और इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है उसे अपन बोलते हैं बच्चों कौन, फोकस। तो इसके लिए अगर आप इस रूल को देखें तो इसमें कहा गया इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विच मींस इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए, जो कि मैंने यहां पर भेजी। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर, यहां ढंग से देखिएगा, यहां का है इट पासिस, तो पास तो हो गई यहां से। एंड अपीयर्स टू बी पासिंग फ्रॉम, कहां से बच्चों, फोकस से। हमें लग रहा होगा कि वो फोकस से जाएगी। जब भी लग रहा हो तो उस पर्टिकुलर केस के लिए आप यहां पर जो है वो डॉटेड लाइन बना रहे होते हैं, जैसा मैंने यहां पर दिखाया। एल्स अगर आप इस लाइट को यहां बैठकर व्यू कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा ये जो लाइट है वो आपकी इधर चली गई, इसीलिए मैंने आपको इसको दिखाया यूं। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मेरी इंसिडेंट रे आई और टकराने के बाद में इधर की तरफ वो कौन हो गई बच्चों, रिफ्लेक्ट हो गई। कल हमने देखा भी था जो कॉन्वेक्स मिरर हैं वो रे ऑफ लाइट को डाइवर्स करते हैं, इसलिए आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे ये डाइवर्स, और ये कहीं ना कहीं रे ऑफ लाइट को जो है वो मेरा कर रहा है कन्वर्स। ये था मेरा कौन, फर्स्ट रूल। क्या है पहला रूल, इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड पास थ्रू फोकस और सीम्स टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस। क्यों यहां पर सीम की कंडीशन हुई, क्योंकि इधर की तरफ इसका फोकस होता है, जिधर की तरफ आपकी कौन है बच्चों, पॉलिश्ड सरफेस है। ये मेरा है रूल नंबर 1। बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सेकंड रूल। सेकंड रूल जो है वो आपका कहता है इंसिडेंट रे, अगर आप यहां पर पढ़ें तो कह रहा है इंसिडेंट रे पासेज थ्रू फोकस, कहां से जा रही है, पासेज थ्रू फोकस और सीम्स टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस। या तो फोकस से जा रही है या आपको लग रहा होगा कि वो फोकस से जा रही है, और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में इट शुड गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए। चलिए देखते हैं इस रूल को। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इसने कहा इंसिडेंट रे शुड पास थ्रू फोकस, फोकस से जानी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इस मिरर में देखें कॉनकेव में, तो ये मैंने बच्चों क्या किया,
पास किया किससे, फोकस से, और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए, तो ये यहां पर मैंने पैरेलल निकाला, तो ये मेरा होता फोकस, ये मेरी इंसिडेंट रे, और ये मेरी होती बच्चों कौन, रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही जब आप इस मिरर में बात कर रहे होंगे तो इसका फोकस कहीं ना कहीं बच्चों लाई करता इधर की तरफ, तो यहां पर जब आप इस रूल को देखते तो ये कह रहा है इंसिडेंट रे सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस, आपको लग रहा होगा कि वो फोकस से जा रही है, तो यहां तक तो आपने पास करी, उसके बाद में आपको लग रहा होगा, इसलिए मैं इसको पास कर रहा हूं किससे बेटा, इस डॉटेड लाइन से, जैसा आपने यहां पर इसको समझा। थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं इसको इरेज कर कर यहां पर ये फोकस मैं आपके लिए मार्क कर दे रहा हूं। अब आप यहां पर देखें, रूल ने कहा आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए, तो ये मैंने पैरेलल यहां पर निकाला, ये मेरी थी इंसिडेंट रे और ये मेरी हुई बच्चों कौन, रिफ्लेक्टेड रे। ये मेरा है रूल नंबर 2। फिर से देखते हैं रूल को। रूल आपका कह रहा है इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस और सीम्स टू बी पासिंग, ये आपको लग रहा हो कि वो फोकस से जा रही है, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपना होता बच्चों कौन, रूल नंबर 2। आई होप दोनों जो रूल है वो आपको क्लियर हुए हो। थोड़ा सा मैं इस रे को स्ट्रेट कर देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपर दिखे, ये मैंने यहां पर इसको ढंग से आपके लिए दिखाई। आई होप आपको रूल नंबर 2 जो है वो भी क्लियर हुआ हो। चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड जो रूल है वो आपका क्या कह रहा है, इसको ढंग से पढ़िएगा। रूल नंबर 3 जो है वो आपका कह रहा है, रूल नंबर 3 आपका कह रहा है इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सीओसी, इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है रीट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, विच मींस इंसिडेंट रे जो सीओसी से पास करेगी वो मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में वापस उसी रास्ते से आ जा रही होगी। तो अगर आप कॉन्केव मिरर में देखते तो ये रहा आपका सीओसी, तो यहां से आपने पास करी इंसिडेंट रे को, यहां से टकराने के बाद में वो अपनी पाथ को रीट्रेस करना चाहिए, विच मींस वापस आ जाना चाहिए, तो ये यहां दिखाया मैंने किसको बेटा, रूल नंबर 3 को। ऐसे ही जब आप इस रूल नंबर 3 को इधर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि वो सीओसी से जा रही है, तो यहां तक तो आपने ड्रॉ करा, उसके बाद में आपको ये जाता हुआ नजर आएगा, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया बच्चों किससे, डॉटेड लाइन से, एल्स वो अपने रास्ते को रीट्रेस वापस कर जाएगा स्ट्राइक होने के बाद में। ये मेरा रूल नंबर 3 हुआ कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। फिर से बताता हूं मैं रूल, इंसिडेंट रे शुड पास थ्रू सीओसी एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड रीट्रेस इट्स पाथ, वो अपने रास्ते से वापस जानी चाहिए। यहां पर क्या होगा, ये आएगी, आपको लग रहा होगा कि सीओसी से जाए, एल्स स्ट्राइक होकर वापस चले जाएगी। ये अपना हुआ रूल नंबर 3। अब देखते हैं अपना फोर्थ और फाइनल रूल, जो कि क्या है, इसको ढंग से आप यहां पर समझो। रूल नंबर 4 जो है वो कह रहा है, रूल नंबर 4 जो है वो कह रहा है इंसिडेंट रे traveling obliquely to the principal axis is reflected obliquely after striking from the spherical mirror at its pole, which means angle of incidence जो है वो angle of reflection के बराबर होगा, which means जब आपने इंसिडेंट रे को obliquely to the principal axis डाला पोल पर, ये आपका होता बच्चों पोल, तो वहां से स्ट्राइक होने के बाद में ऑब्लिक्यूली वापस आ जा रही होगी, तो ये वाला जो पॉइंट है उसको आपने मार्क किया पोल, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे थी, तो ये एंगल ऑफ मेरा कौन होता, रिफ्लेक्शन। जब कभी भी आप इस रूल की बात करेंगे तो यहां पर एंगल आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के, और होना भी चाहिए, क्योंकि कल ही हमने देखा था जो रिफ्लेक्शन है उसका लॉ हमेशा ओबे होगा, जो कि कौन था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली इसी रूल को अगर मैं इधर की तरफ व्यू करता तो ये मेरी रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो मैंने इंसिडेंट रे को यहां पर यूं डाला, रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो ऑब्लिक्यूली वापस आ जा रही होगी, तो यहां पर मैंने आपको दिखाया, तो ये आपकी होती इंसिडेंट रे, ये आपका होता एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका होता एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये आपकी थी रिफ्लेक्टेड रे, और ये रहा आपका कौन बच्चों, पोल। यहां भी अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर, क्योंकि जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो हमेशा कौन होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो थर्ड रूल कौन है कि अगर आप ऑब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट को डालेंगे पोल पे तो वो ऑब्लिक्यूली
पास करेगी जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, विच मींस ये ओबे करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ये थे मेरे बच्चों कौन, 4 रूल्स। ये 4 रूल्स की हेल्प से ही हम बनाते हैं रे डायग्राम। और जब भी आप रे डायग्राम बनाएं तो जरूरी नहीं है आप चारों रूल्स को लगाएं, आप कोई भी 2 रूल्स को भी लगा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हमारे रूल्स जो हैं वो क्या थे। नेक्स्ट चल रहे हैं और अगला अपना जो टॉपिक है वो है रे डायग्राम्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स, विच मींस जब भी आप स्फेरिकल मिरर देख रहे हैं तो आपके जो रे डायग्राम्स हैं वो कैसे कैसे बनेंगे। जब भी हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, चाहे अपना कॉनकेव मिरर हो चाहे अपना कॉन्वेक्स मिरर हो, जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये मेरा अगर कॉनकेव मिरर है तो ये मेरी पॉलिश्ड सरफेस है, ये जो है वो मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग पार्ट की ओर रखते हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में देखूं तो इधर मेरी पॉलिश्ड सरफेस है और इधर जो है वो मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग पार्ट की ओर रखते हैं। अब वो जो ऑब्जेक्ट है इन जनरल अक्सर 2 ही जगह रखी जाती है। एक रखी जाती है बच्चों कहां, एट फाइनाइट डिस्टेंस, और जो दूसरी जगह जहां रखी जाती है वो आपकी कौन है बच्चों, इनफाइनाइट डिस्टेंस, विच मींस एट इन्फिनिटी, या एट मैंने लिखा एट इंफिनिटी, यहां पर मैंने लिखा एट इंफिनिटी। 2 ही जगह आप कहां रखते हैं, क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे होंगे। अगर मैं यहां पर टर्मिनोलॉजीज ऑफ मिरर को देखूं तो आपको पता है यहां कहीं आपका होता पोल, पोल और फोकस का मिड पॉइंट आपका, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट आपका होता फोकस। अब जब आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो मैंने आपको कहा एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट से मतलब है मेजरेबल डिस्टेंस, तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं सीओसी के पीछे रख सकते थे, एट सीओसी रख सकते थे, सी और एफ के बीच में रख सकते थे, एट एफ रख सकते थे, और पी और एफ के बीच में रख सकते थे। क्योंकि आप कभी भी ऑब्जेक्ट को पोल के ऊपर या मिरर के पीछे नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी जो इमेज है वो आपकी ऑब्टेन नहीं होगी। जब आपने इन 5 सिचुएशन को देखा तो ये जो 5 सिचुएशन है कहीं ना कहीं मेरी मेजरेबल डिस्टेंस की थी, इसलिए 5 अलग अलग जगह रखकर हम फाइनाइट डिस्टेंस के रे डायग्राम बना सकते हैं, विच मींस कॉनकेव मिरर में अगर आप ऑब्जर्व करो तो फाइनाइट डिस्टेंस के आपके कितने रे डायग्राम बनेंगे, 5। ऐसे ही अगर आप बहुत दूर रख दें, विच मींस कहीं ना कहीं आप मेजरेबल डिस्टेंस से भी दूर रख दें और मैंने कहीं यहां रख दिया, तो इसको आप बोलते हैं बच्चों कौन, एट इंफिनिटी। तो ये जो मेरा डायग्राम होता वो होता बच्चों किसका, एट इंफिनिटी का। तो अगर हम यहां पर देखें तो अगेन कॉनकेव मिरर के लिए इंफिनिटी के कितने केस बनते, तो आप कहते सर इसका जो है वो भी हमारा बनता 1 केस। इसका मतलब जब भी कॉनकेव मिरर की आप बात करोगे तो टोटल कितने डायग्राम बनाओगे, सर 5 हम बनाएंगे फाइनाइट डिस्टेंस के और 1 जो है वो हम बनाएंगे इंफिनिटी का, विच मींस टोटल इन जनरल आप 6 रे डायग्राम्स यहां बनाएंगे। यही चीज अगर मैं ऑब्जर्व करता कॉन्वेक्स मिरर में, तो इधर आप देखें अब कॉन्वेक्स मिरर में जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो इधर भी आपके जो डायग्राम्स हैं वो 2 ही सिचुएशन के बनेंगे। एक आपका बनेगा फाइनाइट डिस्टेंस का और जो दूसरा है वो आपका बनेगा बच्चों किसका, इन्फिनिटी का। मगर जब आपने यहां पर फाइनाइट डिस्टेंस को देखा तो फाइनाइट डिस्टेंस चाहे आप इधर रखो चाहे इधर रखो, कहीं पे भी रखो, क्योंकि इधर कहीं पोल होता इधर होता फोकस, तो जैसे यहां पर अलग अलग पोजीशन बन रही है यहां पर ऐसे बाइफिकेशन नहीं हो रहा होता। विच मींस अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में फाइनाइट के टोटल डायग्राम्स देखूं तो वो मेरा बनता सिर्फ 1, और अगर आप इसी कॉन्वेक्स में इन्फिनिटी का डायग्राम देखते तो उसका जो डायग्राम है वो भी आपका कितना बनता, 1। उस कंडीशन में आप यूं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है वो दिखा रहे होते हैं। विच मींस अगर आप यहां पर टोटल रे डायग्राम की बात करें तो 1 आप बनाओगे इन्फिनिटी का केस और 1 बनाओगे फाइनाइट का केस, विच मींस यहां टोटल आपके कितने डायग्राम बनेंगे बच्चों, 2 रे डायग्राम्स बनेंगे। आई होप ये बेसिक सी चीज आपको क्लियर हुई कि जब भी हमें डायग्राम बनाते हैं तो 2 जगह रखकर बनाते हैं, एक फाइनाइट और एक एट इन्फिनिटी। जब आपने फाइनाइट देखा तो कॉनकेव मिरर में उसके 5 अलग अलग पोजीशन हो गई, विच मींस कॉनकेव में आप टोटल उसके 5 और
इन्फिनिटी का एक डायग्राम विच मींस टोटल रे डायग्राम आप इसमें 6, और कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स में 2 बनाते हैं, एक फाइनाइट का और एक इन्फिनिटी का। ये मैंने आपको एकदम बेसिक बताया कि कितने रे डायग्राम्स आप यहां पर बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम रे डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले जो अभी मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है वो फाइनाइट कंडीशन के लिए रखा है, और मैंने जो केस बनाया है उसका वो बनाया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सीओसी। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सीओसी के पीछे रखा गया है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को कहते हैं पोल, यहां कहीं आपका होता फोकस, तो यहां आपका आता बच्चों कौन, सीओसी। जो ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूं वो रख रहा हूं सीओसी के पीछे, तो यहां कहीं जो है वो मैंने प्लेस कर दिया बच्चों किसको, ऑब्जेक्ट को। तो लगाते हैं रूल्स जो कि अभी मैंने आपको सारे समझाए थे। हालांकि आप कोई भी 2 रूल से भी रे डायग्राम को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल की अगर आप बात करें तो आपका फर्स्ट रूल था इंसिडेंट रे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड पास थ्रू फोकस, फोकस से जानी चाहिए। तो ये जो है वो मेरा कौन हुआ बच्चों, रूल नंबर 1। आई होप रूल नंबर 1 आपको क्लियर हुआ हो। दूसरा रूल आपका कौन था, फोकस से जानी चाहिए, इंसिडेंट रे विल पास थ्रू फोकस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए। तो ये बच्चों मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाला। अगर हम बात करें तो ये मेरी इंसिडेंट रे थी, तो ये मैंने एरो बनाया, और ये मेरे रिफ्लेक्टेड का बनाया। जब आप थर्ड रूल की बात करते थे तो थर्ड रूल आपका होता था इंसिडेंट रे विल पास थ्रू सीओसी, ये मैंने सीओसी से यहां पर पास करवाया, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर, बस मैं मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूं ताकि आपको यहां पर ढंग से दिख जाए, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड रीट्रेस इट्स पाथ, तो ये वापस मैंने पाथ को जो है वो रीट्रेस करवा दिया। ये होता मेरा रूल नंबर 3। अगर फाइनल जो रूल है वो देखते तो वो था एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जब भी आप रे ऑफ लाइट को ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे। तो ये मेरी इंसिडेंट रे, तो ये मेरा होता एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये मेरा होता एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां तक तो आपको बनाना जो है वो आ गया होगा। अब बच्चों जहां पर सबसे ज्यादा रेज मीट कर रही होती है या इंटरसेक्ट कर रही होती है उस जगह हमें इस गिवन ऑब्जेक्ट की, ये आपका कौन था, ये आपका था ऑब्जेक्ट, इस गिवन ऑब्जेक्ट की आपकी बन जाती है इमेज। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है सबसे ज्यादा रेज यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस जगह इसकी कौन बन गई बेटा, इमेज बन गई। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कौन, इमेज। ये होता इसका प्रॉपर रे डायग्राम। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, पहली बात। दूसरी चीज, जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे तो हर एक रे डायग्राम में आप 4 चीजों को लिखेंगे। नंबर 1, ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा ओ। दूसरी बात, जब आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करी तो आपकी इमेज कहां बनी, तो मैंने लिखा आई। तीसरी चीज, उसकी साइज क्या है। हम हमेशा बच्चों साइज बताते हैं, हम हमेशा साइज बताते हैं इमेज की विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ी बनी तो आप उसे एनलार्ज्ड कहेंगे, छोटी बनी तो आप उसे डिमिनिश्ड कहेंगे। अगर बहुत बड़ी बने तो आप हाईली एनलार्ज्ड और बहुत छोटी पे हाईली डिमिनिश्ड कह दे रहे होंगे। सर अगर बराबर बन जाए तो उस कंडीशन में आप सेम साइज बोल देंगे। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हुई हो। लास्ट जो चीज आप यहां पर और देखेंगे वो लिखेंगे बच्चों कौन, नेचर। अब कल ही हमने देखा था कि जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो आपकी जो इमेज है वो या तो रियल हो सकती है या वर्चुअल। अब रियल इमेजेस क्या होती है और वर्चुअल इमेजेस क्या होती है वो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। इसी नेचर में आप रियल वर्चुअल के अलावा ये भी देखेंगे क्या आपकी जो इमेज है वो अपराइट विच मींस इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है। चलो यहां पर समझते हैं हम इस बात को। जब आपने इस रे डायग्राम में देखा तो जो ऑब्जेक्ट है वो सीओसी के पीछे है, इसलिए मैंने ओ में लिखा बियॉन्ड सीओसी। बियॉन्ड सीओसी, या आप पूरा भी लिख सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई मतलब इमेज, अगर आप देखें तो आपकी इमेज सी और एफ के बीच में बनी है, तो इसलिए मैंने लिखा बिटवीन सी एंड एफ, या आप पूरा लिख दें बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब बात आती है एस, एस का मतलब है साइज। साइज आप बताते हैं इमेज की विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब आप यहां पर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये छोटी बनी है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने साइज में क्या लिखा बच्चों, डिमिनिश्ड। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आने लगी हो। और लास्ट आपका है बच्चों कौन, नेचर। जब भी आपकी रियल इमेजेस बनती है तो मैंने आपको बताया था रियल इमेजेस आपके इंटरसेक्शन
ऑफ किससे बनती है बेटा, रिफ्लेक्टेड रेस के, और जो इंटरसेक्शन है वो सच में होना चाहिए। तो यहां पर आपका इंटरसेक्शन हुआ है, तो इसीलिए मेरी जो इमेज है वो आपकी कौन होती है बच्चों, रियल। और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये उल्टी बनी है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा कौन, इन्वर्टेड। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपके कहलाए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और जब भी आपका रे डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछ सकता है कि अगर इमेज कॉनकेव मिरर के सीओसी और एफ के बीच में बनी है तो उसका रे डायग्राम ड्रॉ करें। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट आप कहां रखें और आप कैसा ड्रॉ करेंगे। और जरूरी नहीं है आप चारों रूल्स लगाएं, मैंने अभी चारों रूल्स लगाए, लेकिन जब भी रे डायग्राम्स बनाएं तो एटलीस्ट टू रूल्स जो हैं वो आप अप्लाई करेंगे। कम से कम कितने रूल्स लगाएंगे बच्चों, दो, चारों भी आप लगा सकते हैं। आई होप ये जो रे डायग्राम है विद ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हुआ हो। बढ़ते हैं सेकेंड डायग्राम पे, और इसकी जो कंडीशन है वो है जब आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है सीओसी पर। तो यहां पर मैंने मार्क किया, ये आपका कहीं होता पोल, यहां कहीं आपकी होती फोकस, इधर आपका कहीं होता बच्चों कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर सीओसी। जो कंडीशन आपको मिली है वो मिली है अगर आपका ऑब्जेक्ट सीओसी पर हो, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को जो है वो सीओसी पर यहां पर रखा। लगाता हूं मैं रूल्स। तो सबसे पहले जो मेरा रूल था वो था इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये मैंने पैरेलल भेजी। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड पास थ्रू फोकस, फोकस से जानी चाहिए, तो ये मैंने बच्चों फोकस से यहां पर पास करवा दी। ये मैंने एरो इंसिडेंट की और ये मैंने रिफ्लेक्टेड रे की एरो मार्क करी। ऐसे ही सेकंड जो रूल था वो आपका था इंसिडेंट रे शुड पास थ्रू फोकस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना चाहिए। तो ये बच्चों मैंने इसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर पास किया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। यहां तक आई होप आपको बातें क्लियर हुई हो। ऐसे ही अगर मैं देखूं मेरा फोर्थ और फाइनल रूल, तो वो अपना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जो है वो बराबर होगा। तो यहां पर मैंने रूल नंबर 4 लगा दिया। सर आपने रूल नंबर 3 क्यों नहीं लगाया? बच्चों आप रूल नंबर 3 भी लगा सकते हैं, उसके कंडीशन में आप मिरर को एक्सटेंड करते, सीओसी से भेजते, सीओसी से ही वापस आती, तो शायद आपको क्लियर भी हो गया होगा कि सर जो हमारी इमेज मिलती वो सीओसी के नीचे ही मिलती। इस समय मैंने 3 रूल्स आपको दिखाए। तो जब आपने यहां पर देखा तो इंटरसेक्शन आपका सीओसी के नीचे हो रहा है, तो यहां पर इसकी कौन बन गई बच्चों, इसकी बन गई आपकी इमेज। अगेन अभी मैंने आपको बताया आप हर डायग्राम में 4 चीजें लिखेंगे। नंबर 1 ऑब्जेक्ट कहां है, फिर इमेज कैसी बनी या कहां बनी, नंबर 3 साइज क्या थी उसकी, और उसका जो है वो नेचर क्या है। फटाफट से लिखते हैं। अगर आप यहां पर देखो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपकी सीओसी पे है, इमेज भी आपकी सीओसी पर बनी है, तो मैंने लिखा एट सीओसी, और जो इमेज है वो भी आपकी सीओसी पर है, तो मैंने लिखा एट सीओसी। जब आप यहां पर साइज को देख रहे हैं तो साइज आपकी इमेज की बराबर बनी है इसके, इसलिए मैंने यहां पर लिखा बच्चों कौन, सेम साइज। और अगर मैं बात करूं नेचर की, तो रियल इंटरसेक्शन हुआ है इसलिए मैंने लिखा रियल, और नीचे बनी है इसलिए मैंने यहां पर लिखा बच्चों कौन, इनवर्टेड। आई होप आपको ये जो रे डायग्राम है वो क्लियर हुआ हो और आपको कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स भी लिखने आए हों। देखते हैं इसका अगला डायग्राम। अगला जो अपना केस है वो है अगर आपकी ऑब्जेक्ट सीओसी विच मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने वापस से यहां पर पोल बनाया, इधर कहीं आपका होता फोकस, ये मैंने बनाया बच्चों कौन, सीओसी। जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रखनी है एफ और सी के बीच में, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर ये प्लेस किया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। थोड़ा सा मैं इस सीओसी को इधर पीछे की तरफ शिफ्ट कर दे रहा हूं ताकि आपको डायग्राम ढंग से दिखे। अब मैं लगा रहा हूं बच्चों कौन, यहां पर रूल्स, या एक सेकेंड, मैं यहां पर लगा रहा हूं रूल्स। तो जब आप रूल्स लगाएंगे तो आपको वही सारे के सारे रूल्स वापस देखने हैं। पहला रूल, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए, तो ये मैंने पास करी। आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस से जानी चाहिए, तो ये बच्चों मैंने यहां पर सेकंड रूल जो है वो मैंने आपको दिखाया।
अब दूसरा जो रूल है वो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि मैंने कहा कम से कम आपको 2 रूल्स बनाने हैं, तो मैं एक बार और आपको सिखा दे रहा हूं, उसके बाद में हम कम से कम रूल्स लगा लगा के डायग्राम देख लेंगे। तो सेकंड जो रूल था वो आपका था फोकस से पास होनी चाहिए, तो ये मैंने फोकस से पास करी। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड पास, इट शुड गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये मैंने पैरेलल जो है वो यहां पर पास करी। ये मेरा होता बच्चों कहीं ना कहीं रूल नंबर 2। ये मैंने एरोज जो है वो मार्क करी, क्योंकि इनके बिना हमारे डायग्राम्स हमेशा अधूरे हैं। अब चीज समझना, कहा गया कि जो इंसिडेंट रे है वो सीओसी से पास होनी चाहिए, तो बच्चों सीओसी से आप यूं भी पास कर सकते हैं, सीओसी से पास होनी चाहिए और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में वो वापस आ जानी चाहिए। अब आपको ये प्रॉपर व्यू दे, इसलिए मैं इस मिरर को यूं एक्सटेंड कर कर यहां पर बना दे रहा हूं, ताकि आपको ये बात ढंग से क्लियर हो। और ये रहा आपका कौन, सीओसी। यहां पर ये मैंने मार्क कर दिया बच्चों कौन, सीओसी। तो रूल को आप ढंग से समझो, सीओसी से जानी चाहिए और टकराने के बाद में सीओसी से वापस आ जानी चाहिए। तो आई होप थर्ड रूल जो है वो आपको लगाना आया हो। हमेशा यही नहीं है कि आप सिर्फ यूं पास करें, आप यूं भी पास कर सकते हैं। ये अपना है रूल नंबर 3। फाइनल अगर आप रूल देखें तो वो आपका था एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका बराबर होना चाहिए बच्चों किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहां पर जो है वो मैंने चारों रूल्स यहां पर लगा दिए। ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे थी। अगर आप यहां पर व्यू करो तो आपकी जो इमेज है वो इस जगह पर ये बन गई। अगेन आप यहां पर कौन लिखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स, तो आप उसमें क्या क्या चीज लिखते हैं वो भी आपने सीखा। एक ओ मतलब आपकी ऑब्जेक्ट कहां है, आई मतलब आपकी इमेज कहां बनी, साइज क्या है, और जो नेचर है वो आपका क्या बन जा रहा है। चलो देखते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को देखो तो सी और एफ के बीच में है और इमेज सी के पीछे बनी है, इसलिए मैंने लिखा बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट में, और इमेज आपकी बनी है कहां पर बच्चों, बियॉन्ड सीओसी, इसलिए मैंने यहां पर लिखा बियॉन्ड सीओसी। अगर आप बात करें साइज की, तो इमेज की जो साइज है इस बार ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा बच्चों कौन, एनलार्ज्ड। ये मैंने लिखा कौन, एनलार्ज्ड। और नेचर की अगर आप बात करें तो रियल इंटरसेक्शन हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा रियल। और इन्वर्टेड आपकी इमेज बनी है, विच मींस उल्टी बनी है, तो मैंने यहां पर लिखा इन्वर्टेड। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जो डायग्राम है वो दिमाग में सेट हुआ हो। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, आपको डायग्राम ही नहीं बनाना आना चाहिए, बल्कि ये भी पता होने चाहिए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स से भी आपके डायग्राम पूछ लेते हैं, सीधे पूछने के बदले हमें कैरेक्टरिस्टिक के रेस्पेक्ट में ज्यादा पूछते हैं। अब जब आपने इस रे डायग्राम को देखा तो आप एक चीज नोटिस करे होंगे, जब आपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो आपकी जो इमेज है वो सी के पीछे बनी है। और फर्स्ट केस याद करो जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को सी और सी के पीछे रखा था, तो जो इमेज है वो इसके बीच में बनी थी सी और एफ के। मैं आपको यहां से दिखा भी दे रहा हूं अगर आप भूल गए हो तो यहां पर आपने ये चीज देखी। तो ये चीज क्या समझाती है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख रहे हैं, इमेज यहां बन रही है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां रख देंगे तो इमेज उधर बन जाएगी। विच मींस रे डायग्राम्स के जो रिवर्सल्स हैं वो आपके ट्रू हैं। विच मींस अगर आप ऑब्जेक्ट को इमेज से और इमेज को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दें तो उनकी जो पोजीशंस हैं वो आपकी चेंज हो जाएगी। विच मींस अगर आपने यहां ऑब्जेक्ट रखी और इमेज उसकी इस जगह बनी है, ऑब्जेक्ट यहां रखी और इमेज उसकी यहां बनी है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर देंगे तो इमेज उधर की तरफ चल जाएगी। विच मींस रिवर्सल्स ऑफ रे डायग्राम जो है वो हमेशा कौन होते हैं, ट्रू होते हैं। हालांकि मैंने इस पॉइंट को आगे नोट में भी लिखा है, कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना चाहिए। हमने जो है वो 3 रे डायग्राम्स यहां पर देख लिए थे। अब आ रहे हैं इसके फोर्थ कंडीशन पे ऑफ फाइनाइट केस। फोर्थ कंडीशन जो है वो मेरी है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो ये मैंने लिखा बच्चों पोल, यहां कहीं आपका होता फोकस और इधर जो है वो कहीं आपका आता कौन, सीओसी। कंडीशन आपकी है अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा, तो ये मैंने यहां पर फोकस पर रखा और मैं फटाफट से रूल्स लगाकर आपको ये दिखा दे रहा हूं। रूल नंबर 1 आपका कहता था इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद फोकस से आनी चाहिए। तो ये मैंने बच्चों आपके लिए रूल नंबर 2 दिखाया। अब रूल नंबर 1 दिखाया। रूल नंबर 2 अब बनाने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका ही उल्टा रास्ता था वो। तो अगर मैं थर्ड रूल को देखूं जो कि कहता था इंसिडेंट रे सीओसी से जानी चाहिए, तो बच्चों ये मैंने इंसिडेंट रे को सीओसी से पास किया।
और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में वो अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर लेनी चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर आप देखो तो ये मेरा जो पाथ है वो कौन हो गया बच्चों, रिट्रेस कर गया। और फाइनल अगर आप रूल देखो तो ये आपका बनता एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होनी चाहिए, बराबर। तो जब आप यहां पर देखोगे तो एक चीज आप पाओगे कि कहीं ना कहीं यहां पर जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल जा रही है। और जब भी रेज ऑफ लाइट आपकी पैरेलल जा रही है तो आपका कहीं ना कहीं जो इंटरसेक्शन है वो कहां हो रहा होगा, एट इन्फिनिटी हो रहा होगा। कहां होगा बच्चों, एट इन्फिनिटी हो रहा होगा। विच मींस जो आपकी इमेज है वो कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी। अब दूसरी चीज, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं विच मींस आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनती। और अब भी आपने कंक्लूड भी कर लिया होगा 3 डायग्राम से, हमेशा जो रियल इमेजेस है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। इसीलिए अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स लिखूं जो कि मेरे थे, ओ मतलब ऑब्जेक्ट कहां, आई विच मींस इमेज कहां, साइज क्या है इमेज का, और उसका जो है वो नेचर क्या है। अगर मैं यहां पर लिखूं तो ऑब्जेक्ट जो आपकी है वो कहां पर है, एट फोकस, तो इसलिए आपने यहां पर लिखा एट फोकस। अगर इमेज आप देखें तो वो बनी एट इंफिनिटी, तो मैंने लिखा एट इंफिनिटी। अब आप साइज की बात करें तो बच्चों ये इन्फिनिटी पे बहुत नीचे जाकर बन रही होगी, तो इस जगह भी अगर ये बनती तो आप बोलते बेटा कहां बनी, एट सॉरी कैसी हुई, एनलार्ज, बहुत नीचे जाके बनी, तो आप उसके लिए साइज को कौन डिफाइन करते, आप बोलते सर इस बार बहुत बड़ी बनती, तो मैंने यहां पर लिखा बच्चों कौन, हाईली एनलार्ज्ड। अगर मैं यहां पर बात, एक सेकेंड, अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा किसकी, उसके नेचर की, तो जो नेचर है वो मेरा कौन हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप एक एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट विद डायग्राम जो है वो आपको क्लियर हुआ हो। बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला केस जो कि आपका है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन फोकस एंड पोल रखा गया है। तो अगर मैं यहां मार्क करता पोल इधर कहीं होता, फोकस यहां कहीं इसका होता बच्चों सीओसी, तो केस आपका कह रहा है कि अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में लाई कर रही है, तो मैंने यहां पर जो है वो ये रखा। रूल्स लगाते हैं। रूल नंबर 1 है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए, ये मैंने पास करा, और फोकस से आनी चाहिए स्ट्राइक होने के बाद में, तो मैंने ये बच्चों ये पास किया। अगर मैं देखूं थर्ड रूल, तो वो आपका कौन था, सीओसी से पास करनी चाहिए, तो आप इसको कुछ यूं पास करते। तो ये मैंने यहां पर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरी बेटा कौन हुआ, सीओसी से। एक सेकंड में इसको करेक्ट कर देता हूं, इसको वापस ड्रॉ करते हैं एक बार, देखिएगा, ये लो, ये मैंने यहां पर प्रॉपर बनाया। इंसिडेंट रे सॉरी सीओसी से जानी चाहिए और सीओसी से जो है वो वापस आ जानी चाहिए। फाइनल अगर आप रूल देखें तो वो आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होना चाहिए बच्चों किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब इस रूल में जब आपने देखा तो आपने पाया कि सर जो हमारी रेज है वो कहीं ना कहीं इधर आकर डाइवर्स हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था इमेज जो है वो तो आपकी किससे बनती है सर, वो तो हमारे इंटरसेक्शन से बनती है। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन देखते तो बच्चों जो चीज आपकी इधर आकर डाइवर्स हो रही है तो वो कहीं ना कहीं मिरर के पीछे तो कन्वर्स होती, और ऐसा आपको लग रहा होता क्योंकि बेटा ये मेरा रियल इंटरसेक्शन नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको जो है यहां पर ये डॉटेड लाइन से जो है वो मैंने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करी, जैसा आपने यहां पर देखा। ये लो, तो आपकी जो इमेज है वो किस जगह बनती, इस जगह जो है वो आपकी बनती बच्चों कौन, इमेज। आई होप ये चीज जो है वो आपको क्लियर हुई हो। तो अगेन मैं इसके आपसे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स पूछता तो शायद आप समझ गए होंगे कि सर आपको लिखना है ओ आई एस और कौन बच्चों, और एन। जब आपने ऑब्जेक्ट देखा तो ऑब्जेक्ट आपने पी और एफ के बीच में रखा है, तो मैंने लिखा बिटवीन पी एंड एफ। जब आपने इमेज को देखा तो ये मिरर के पीछे बनी है, इसलिए मैंने लिखा बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर। अगर आप इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ी बनी है, इसलिए मैंने लिखा बच्चों कौन, एनलार्ज्ड।
और अगर आप नेचर को देखें तो यहां पर आपका रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने वर्ड लिखा बच्चों कौन, वर्चुअल। और ये मेरी अपराइट बनी है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा कौन, इरेक्ट। आई होप आपको जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जो प्रॉपर डायग्राम है वो आपको क्लियर हुआ हो। तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आई होगी कहीं ना कहीं कि जब आप कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं तो वो आप का वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बनाती है, और अब तक जो आप देख रहे थे वो रियल और इन्वर्टेड इमेज थी, विच मींस दो चीज आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। बात नंबर एक, रियल इमेजेस आपकी हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेजेस आपकी कौन होगी, इरेक्ट। दूसरी बात, जब हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो वो रियल इमेजेस भी बनाती है, विच मींस रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाती है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बनाती है। वर्चुअल और इरेक्ट कब बनाएगी ये आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, जब भी आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल और कौन बनेगी, इरेक्ट। ये मैंने 5 केस देखे कॉन्केव के जो कि मेरे फाइनाइट कंडीशंस में लाई कर रहे थे। अब मैं देख रहा हूं इसका इनफाइनाइट वाला। इनफाइनाइट को समझने के लिए आप कहीं ना कहीं कल जब मैंने फोकस की डेफिनेशन दी थी तो वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे जब हम यहां पर बात कर रहे हैं इस मिरर की तो ये मेरा कहीं होता पोल और यहां कहीं मेरा होता बच्चों कौन, फोकस। जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो आपकी जो रेज ऑफ लाइट है वो कहीं ना कहीं पैरेलल ही तो आ रही होती, और जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रही होती है तो आपको याद होगा कॉन्केव मिरर के अंदर वो जो रेज है वो हमेशा फोकस से पास करती है। सर जरूरी हम यूं पास करें? नहीं बच्चों, आप प्रिंसिपल एक्सिस के यूं नीचे से भी पैरेलल लाते तो वो आपकी यूं कहीं ना कहीं फोकस से ही पास करती। तो यहां अगर आप रे डायग्राम को समझ पाए तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आपकी जो इमेज है वो किस जगह पर बन गई, तो सर जो इंटरसेक्शन है वो हमारा कहीं ना कहीं होता फोकस पर। तो यहां से अगर मैं इसके भी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स लिखूं, विच मींस ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां बनी, साइज क्या है और नेचर क्या है, तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते थे। सर जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी इन्फिनिटी पे रखी गई थी तो मैंने लिखा बच्चों कौन, एट इन्फिनिटी। इमेज जो है वो आपकी बनी फोकस पर तो मैंने लिखा एट फोकस। साइज अगर आप यहां पर देखें तो ये आपकी एकदम पॉइंट साइज बनी है, तो आप चाहें तो यहां पर पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं या हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। मैंने अभी के लिए यहां पर लिख दिया बच्चों कौन, पॉइंट साइज। अगर आप नेचर की बात करें तो यहां रियल इंटरसेक्शन हुआ है इसलिए मैंने लिखा बच्चों रियल, और अब तक आप कंक्लूड कर चुके हैं रियल चीजें आपकी हमेशा कैसी इमेज बनाती है, इन्वर्टेड, इसलिए मैंने यहां पर लिखा रियल एंड इन्वर्टेड। अगेन मैं आपसे कहूंगा, याद करो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते थे तो आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनती थी। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप यहां पर देखें तो आपने फोकस पर जब ऑब्जेक्ट रखी थी तो इमेज इन्फिनिटी पर थी। अगर आप अगर आप इमेज की जगह ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दे तो उसकी जो इमेज है वो कहां बन जाएगी, वो बन जाएगी फोकस पर, विच मींस यहां से भी आपको यह बात समझ में आई होगी कि हमारे रिवर्सल्स ऑफ रे डायग्राम ट्रू है। जैसे जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पर, और ऑब्जेक्ट फोकस पर थी तो इमेज आपकी कहां बनी थी बेटा, इन्फिनिटी पर। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं रिवर्सल्स ऑफ रे डायग्राम जो है वो कहीं ना कहीं आपके कौन है, ट्रू। जब आपने यहां से देखा तो आपने 6 कंडीशंस ऑफ कौन देखी बेटा, कॉन्केव मिरर देखी, तो उसमें आपने पाया कि कॉन्केव मिरर आपका रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी बना रहा है। वर्चुअल इरेक्ट को आप याद कर लीजिए, जब P और F के बीच में आपकी ऑब्जेक्ट होगी तो आपकी जो इमेज है वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज बनेगी, जो कि मैंने पिछले ही केस विच मींस केस नंबर 5 में आपको समझाया था। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर कुछ हमारे हैं नोट जो कि आपको याद होने चाहिए। जब मैंने ये सारा पढ़ाया तो आपको साथ साथ में ये नोट बोले थे, बस फर्स्ट वाला जो नोट है उस पर आप थोड़ा सा फोकस होकर सुनिएगा। फर्स्ट नोट कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टूवर्ड्स मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ पहुंच रहा है, जैसे इधर देखिएगा, ये मैंने यहां पर बनाया बच्चों कौन, कॉन्केव मिरर। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर को अप्रोच कर रहा है, ये कह रहा है ये बात, तो इसने आगे क्या कहा, देन इमेज गोज फार फ्रॉम द मिरर, जो इमेज है वो कहां चल जाएगी, मिरर से दूर जाएगी। तो मैंने यहां पर लिखा इमेज जो है वो इससे दूर जाएगी, और ना सिर्फ दूर जाएगी, एक चीज और लिखी,
एंड बिकम्स व्हाट बेटा, एंड बिकम्स एनलार्ज्ड। जो इमेज है वो ना सिर्फ दूर जाएगी बल्कि एनलार्ज्ड जो है वो भी होती चली जाएगी, मतलब बड़ी होती जाएगी। सर याद करवाओ बच्चों, जब आपने ऑब्जेक्ट सी और सी के पीछे रखा तो इमेज जो है वो आपकी बनी थी सी और एफ के बीच में। जब आप आगे आगे ऑब्जेक्ट को लाते गए, जैसे आपने सी और सी पर लाए, तो आपकी जो इमेज है वो भी सी पर आ गई। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गई थी तो इमेज आपकी सी के पीछे चल गई थी। विच मींस जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके पास आ रही है मिरर के, वैसे वैसे इमेज दूर जा रही है। और जब आप साइज को भी नोट कर रहे थे तो पहले वो डिमिनिश्ड थी, फिर सेम साइज हुई, फिर हाईली एनलार्ज्ड हुई। तो आपने खुद ये एनालाइज किया होगा कि जो इमेज है वो आपकी बड़ी भी होती हुई जा रही है। सेकंड नोट जो कि मैंने आपको बार बार समझाया, क्या रिवर्सल्स ऑफ जो रे डायग्राम है वो आपके कौन है, ट्रू, विच मींस ऑब्जेक्ट की जगह इमेज या इमेज की जगह आप ऑब्जेक्ट रख दें तो आपका डायग्राम कुछ ना कुछ वैसा ही बनेगा। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहां पर मैंने अभी कंक्लूड किया था कि जो आपके कॉन्केव मिरर्स होते हैं उनको हम कन्वर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसने आई हुई रे को बेटा फोकस पर क्या किया था, कन्वर्स किया था। और हमेशा याद रखिए बच्चों, जब भी कन्वर्जेंस ऑफ लाइट होगा, विच मींस लाइट हमारी कन्वर्स करेगी, तो वो कौन से पॉइंट पर करेगी बेटा, फोकस पर, क्योंकि कल ही हमने फोकस की यही डेफिनेशन बनाई थी। लास्ट पॉइंट, जब भी हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो ये हमेशा दोनों टाइप की इमेजेस बनाता है, विच मींस कैसी, रियल भी और वर्चुअल भी। आई होप सारे जो नोट है अगर आपने रे डायग्राम ढंग से सुने समझे तो आपको एक ही बार में याद हो गए होंगे। बढ़ते हैं हम आगे। अभी अपन ने जो डायग्राम्स बनाए बच्चों वो बनाए थे हमने कॉन्केव मिरर्स के। अब हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स में। और मैंने आपको कहा था जब आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उसमें फाइनाइट का सिर्फ एक ही केस होता है, और वो कब, जब आप फाइनाइट डिस्टेंस मतलब कहीं भी रख लें। क्योंकि अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इसका पोल कहीं यहां होता, फोकस यहां कहीं होता, सीओसी यहां होता। तो इस समय जब आप फाइनाइट डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रखते तो यहां पर आपके अनोटेशन सच एज बिटवीन पी एफ, एट एफ, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ये नहीं बन रहे थे, क्योंकि वो जो सारे पॉइंट्स हैं वो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ हैं। इसलिए हमारा फाइनाइट का जो है वो सिर्फ एक केस बनेगा। आओ रे डायग्राम बनाते हैं। रूल्स मैं फिर आपको कह रहा हूं, रूल्स आपको लगेंगे आपके चारों रूल्स, लेकिन जब भी आप डायग्राम बनाए तो कम से कम कितने रूल्स आपको लगाने हैं, दो। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कभी भी आपको रे डायग्राम बनाने हैं तो मिनिमम कितने रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर इज 2। देखते हैं ये रे डायग्राम को। अगर मैं फर्स्ट रूल की बात करूं तो फर्स्ट रूल इसके लिए था, इंसिडेंट रे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट विल सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। ऐसा लग रहा होगा, इसलिए बेटा मैंने इसको डॉटेड लाइन से बनाया। एल्स जब आप यहां से व्यू करेंगे तो आपको लग रहा होगा ये जो रे है वो आपकी यूं पास हो गई। तो यहां पर मैंने लगा दी एरो। ये रूल 1, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। आ रहा हूं रूल 2 पर। तो रूल 2 आपको भी पता है सर, अगर आप एरो बदल देंगे तो वही आपका कहीं ना कहीं रूल 2 था, इसलिए मैं जा रहा हूं रूल 3 पर। रूल 3 आपका था, इंसिडेंट रे विल पास फ्रॉम सीओसी एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। तो यहां पर यहां तक जाएगी, उसके बाद आपको लग रहा होगा कि वो सीओसी से पास कर रही है, एल्स इससे टकराने के बाद में वो अपने रास्ते को रिट्रेस कर लेगी। फाइनल अगर रूल की बात करें तो वो आपका था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहां पर मैंने ये जो है रूल नंबर 3 भी, सॉरी 4th जो है फाइनल वाला रूल, वो भी मैंने आपको यहां पर दिखाया। अब चीज समझना, जब आप यहां बैठे होंगे और इस रे को आती हुई देख रहे होंगे तो कल ही मैंने आपको बताया था, हमेशा हमें लग रहा होता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट पास हो रही है। सच्ची में इसका रास्ता ये है, लग आपको यूं रहा होगा कहीं पीछे से आ रही है, इसीलिए मैंने इसको एक्सटेंड कर कर डॉटेड लाइन से पीछे यहां पर आपको दिखाया। जब आपने यहां पर व्यू किया तो ऑब्जेक्ट जब आपकी यहां थी तो इसकी जो इमेज है वो इस जगह पर क्या हुई बेटा, बन गई। जब आपकी ये इमेज बन गई तो आई होप आपको अब आसानी से कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिखने आ रहे हो। तो मैंने यहां पर लिखा OIS और कौन बच्चों, N। सबसे पहले अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें तो आपने एट फाइनाइट डिस्टेंस रखा है, इमेज आपकी P और F के बीच में बनी है, तो मैंने यहां पर लिखा एट फाइनाइट डिस्टेंस। जो आपकी इमेज है वो बनी है बिटवीन P एंड F, तो मैंने लिखा बिटवीन P एंड F।
जब आप यहां पर साइज की बात कर रहे हैं तो आप इमेज की साइज बताते हैं, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो इसके रेस्पेक्ट में ये कैसी है बच्चों, डिमिनिश्ड, तो मैंने यहां पर लिखा बच्चों कौन, डिमिनिश्ड। और लास्ट जो है वो आपका है नेचर। अगर आप यहां पर देखें तो आपका यहां वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, इसलिए आपकी इमेज कौन होती बेटा, वर्चुअल, और अपराइट बनी है, इसलिए मैंने कौन लिखा बच्चों, इरेक्ट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। अगर आप यहां से नोट करें एक बात, तो क्या फर्क है हमारी कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम में जो वर्चुअल बना है और कॉनकेव में। जब आपने कॉनकेव में देखा था तो वहां भी वर्चुअल बनी थी, लेकिन वहां वर्चुअल जो डायग्राम बना था उसकी जो साइज है वहां एनलार्ज्ड बनती है, और कहीं ना कहीं हमारे कॉन्वेक्स में कैसी बनती है बच्चों, डिमिनिश्ड। तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं रखूं तो उसको रखने से मेरी जो इमेज है वो मेरी वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली एनलार्ज्ड बनती है, तो बताओ रे डायग्राम कैसा बनेगा। तो यहां पर आपको मिरर भी डिस्क्लोज नहीं किया है, तो वो भी आप सोचते कि अगर एनलार्ज्ड इमेज है तो कॉनकेव मिरर होगा, वर्चुअल इरेक्ट बनी है तो पी और एफ के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे और डायग्राम उसका पूरा बना दोगे। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी आपको काम करना है ताकि आप रे डायग्राम्स ढंग से बना सकें। आ रहे हैं। और अगला जो डायग्राम है वो आपका है बच्चों कब, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इन्फिनिटी पर। सर अगर इन्फिनिटी पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो रेज ऑफ लाइट कहीं ना कहीं आप पास कर रहे होंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये मैंने यहां पर की बच्चों कौन, पास। हमने देखा था कि जब भी आप बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स की तो ये आई हुई रेज को क्या करता है बच्चों, डाइवर्स। आपको लग रहा होगा कि वो फोकस से पास हो रही है, लग रहा है, इसलिए मैंने इसको यहां डॉटेड लाइन से यूं बनाया और इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया बच्चों कौन, फोकस। यहां पर रेज ऑफ लाइट आपकी पैरेलल आई, आपको लगेगा कि वो कन्वर्स कर रही है, एल्स सच्ची में अगर आप इसको व्यू करें तो इसने आई हुई रे को क्या किया है बच्चों, इसने आई हुई रे को किया है डाइवर्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसका रे डायग्राम देखें तो ये इसकी जो इमेज है वो कहां बना देता, फोकस पर। अगेन यहां पर जो इंटरसेक्शन हुआ है वो वर्चुअल हुआ है, तो आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं ओ आई एस और कौन बच्चों, एन। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखो तो वो आपकी है बेटा इन्फिनिटी पर, तो मैंने लिखा एट इन्फिनिटी। अगर आप यहां पर इमेज की बात करें तो वो आपकी बनी है फोकस पर, तो मैंने लिखा एट फोकस। अगर आप साइज की बात करें तो ये आपकी पॉइंट साइज बनी है, आप चाहो तो हाईली डिमिनिश्ड भी इसको बोल सकते हैं, मैंने अभी के लिए यहां पर लिखा बच्चों कौन, पॉइंट साइज। और जब आप नेचर की बात कर रहे हो तो ये आपकी वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनी है, तो मैंने यहां पर लिखा बच्चों कौन, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि हमने कंक्लूड कर लिया इतने सारे डायग्राम से कि जो वर्चुअल इमेजेस है वो आपकी कौन है बच्चों, इरेक्ट होती है। आई होप आपको दोनों जो रे डायग्राम्स हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के भी क्लियर हुए हो। यहां पर आते हैं और देखते हैं बच्चों इसका नोट। आई होप आपको ये नोट्स क्लियर हो गए हो बहुत जल्दी से। पहला जो नोट है वो कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको और किस नाम से जानते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर से। और जब भी डाइवर्जेंस ऑफ लाइट हो तो वो भी आपकी कहां से होगी, फोकस से। हमेशा याद रखना, जब कभी भी रे ऑफ लाइट चाहे कन्वर्ज हो चाहे डाइवर्ज हो, हमेशा जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है वो कहां से होता है, फोकस से। दूसरी चीज, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाती है, ऑलवेज। बच्चों काम की बात है, आपका कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। साथ ही साथ में इसके द्वारा बनाई गई जो वर्चुअल इमेजेस हैं वो आपकी डिमिनिश्ड होती है, लेकिन जब कॉनकेव को देखो तो वो आपकी दोनों बनाता है, लेकिन वहां वाली जो वर्चुअल है वो आपकी एनलार्ज होती है। आई होप ये पॉइंट जो है वो आप अपनी कॉपी में खुद से लिख रहे हो, मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब बच्चों जब भी आप यहां पर बात करते हैं रे डायग्राम्स की, तो रे डायग्राम ने तो आपने यहां पर बना लिया। अब जब आप रे डायग्राम बना लेते हैं और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके कुछ साइन कन्वेंशंस या कहें साइन लग रहे होते हैं। वो साइन कैसे क्या लेने हैं उनके लिए हमारे यहां पर कुछ कन्वेंशंस हैं, जिसके लिए मेरा जो टॉपिक है वो बना साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। अब चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये तीनों साइंस जो हैं वो आप लगाएंगे।
कौन कौन सा साइन कन्वेंशन हमें क्या समझा रहा है उसको हम यहां पर विस्तार से समझते हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपको ये तीनों पॉइंट्स के साथ साथ डायग्राम भी कहीं ना कहीं आपको बनाना है और प्रॉपर आपको ये दिखाना है। फटाफट से मैं आपको ये समझाता हूं। सबसे पहला अगर आप साइन कन्वेंशन देखें तो ये कह रहा है ऑल द डिस्टेंसेज विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितनी भी डिस्टेंसेज होगी बच्चों वो आप कहां से मेजर करोगे? पोल से मेजर करोगे। इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए मैंने ये एक कॉन्केव मिरर लिया, ये मेरा होता पोल, यहां मेरा होता बच्चों कहीं पोल, इधर मेरा फोकस, ये मेरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को इस जगह पर रखता, ये मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा, ये मैंने जो है वो ऑब्जेक्ट को रखा, तो अभी अभी आपने समझा कि इसकी जो इमेज है वो आपकी बनती थी बेटा सी और एफ के बीच में। तो इसको यहां पर मैंने लिख दिया बेटा कौन, ये मैंने लिखा इमेज। सर ऐसे कैसे बनी? अभी अभी मैंने आपको रे डायग्राम से सिखाया था। अब कल जब मैंने आपको पढ़ाए थे टर्मिनोलॉजीज, तो मैंने आपको बताया था कि जो पोल और फोकस तक की जो लेंथ होती है उसको आप बोलते हैं फोकल लेंथ। जो सीओसी और पोल तक की जो लेंथ होती है उसको आप बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर विच मींस आर। पोल और ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चों उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जब भी आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हो तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल यू से। ये आपकी बनी इमेज, ये है आपका पोल। तो पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी होती बेटा कौन? इमेज डिस्टेंस। और इस इमेज डिस्टेंस को जो है वो आप लिखते हैं बच्चों किससे? v से। अब रूल को ढंग से समझिएगा। यहां पर रूल जो है वो आपका कह रहा है, रूल जो है वो आपका कह रहा है कि जितनी भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो मुझे फोकल लेंथ मेजर करनी है तो आप इस फोकल लेंथ को पोल से फोकस मेजर करने जाएंगे, ना कि फोकस से पोल। इसका मतलब ये था। फिर से समझे रूल क्या कह रहा है। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करनी है तो वो पी और सी के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन आपको मेजर करने कहां से कहां जाना है? पोल से सीओसी जाना है। आप सीओसी से पोल नहीं जाओगे। मुझे भी पता है दोनों बराबर होती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आप वैल्यू विद साइन रखोगे, इसलिए मेजर करने आप पोल से हमेशा अप्रोच करोगे जहां भी जाना है। एक बार और बता रहा हूं, अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी है जो कि ऑब्जेक्ट और पोल की डिस्टेंस होती है, तो आप ऑब्जेक्ट से पोल नहीं जाएंगे, आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे। इसका मतलब यह है। और यही कल मैंने आपको समझाया था कि जितनी भी दूरी होगी वो आप कहां से नापोगे? पोल से। आई होप ये जो पहला पॉइंट है वो आपको क्लियर हुआ हो। मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि आपको ये डायग्राम ढंग से दिखे। चलिए, आई होप इतनी जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हुई है। तो फर्स्ट जो साइन कन्वेंशन था वो कौन? कि जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो कहां से मेजर करोगे बच्चों? पोल से। अब दूसरे साइन कन्वेंशन को ढंग से समझना। दूसरा साइन कन्वेंशन कह रहा है द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर आप कोई भी डिस्टेंसेस को इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, अभी बताऊंगा मैं इसका मतलब, तो उस समय आपको लेना है पॉजिटिव। या आप ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में मेजर कर रहे हैं तो आप उस डिस्टेंस को कौन लोगे? आप उस डिस्टेंस को लोगे बेटा नेगेटिव। आई होप ये क्लियर हुआ हो। जैसे इधर मैं आपको वापस समझा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता बच्चों मुझे ये बताओ कि जो आपका फोकल लेंथ है विच मींस जो आपकी एफ है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? तो आप कहते हैं सर रूल नंबर 2 कह रहा है जिधर इंसिडेंट रे जा रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट है इसको मिरर में देखना है तो शायद आपको ये तो समझ में आ गया होगा जो इंसिडेंट रेज है वो तो आपकी इधर की तरफ ही जाएगी। अगर मान लीजिए आपने इसी मिरर को यूं बनाया होता, यूं बनाया होता, तो अब आपकी इंसिडेंट रे इधर की तरफ आ रही होती है, क्योंकि हमेशा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट की ओर रखा जाता है और इंसिडेंट रेज जो है वो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन की तरफ ही आप भेज रहे होते हैं। आई होप इतनी सी जो चीज है वो आपको समझ आया हो कि हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसे बताते हैं। अब देखिएगा इंसिडेंट रे आपकी इधर जा रही है, तो जब मैं फोकल लेंथ को मेजर करूंगा तो फर्स्ट रूल ने मुझे कहा देखो इंसिडेंट रे इधर जा रही है, लेकिन फर्स्ट रूल ने मुझे कहा आप पोल से फोकस मेजर करने आएंगे, विच मींस आप मेजर करने के लिए इधर की तरफ गए। दोनों की जो डायरेक्शन है वो कौन है? ऑपोजिट। और ऑपोजिट है तो बेटा आपका जो एफ है वो कौन हो गया? नेगेटिव। ये कह रहा था मेरे को रूल नंबर 2।
कि अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव, और सेम में मेजर करते तो आप कौन बोल देते बच्चों? पॉजिटिव। फिर से समझना, अगर मैं आपसे कहता रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे बताओ, तो आप कहते सर इंसिडेंट रे इधर जा रही है। सर मेजर करने में पोल से सीओसी इधर जाता, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता, तो जो मेरी आर है वो भी कौन हो गई बच्चों? नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहते सर इंसिडेंट रे इधर जा रही है, मेजर करने सर हम पोल से ऑब्जेक्ट जाएंगे, विच मींस अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये जो यू है वो भी मेरी कौन होती बच्चों? नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहता इस पर्टिकुलर डायग्राम में मुझे इमेज डिस्टेंस के बारे में बताएं, तो आप कहते सर इंसिडेंट रे जा रही है इधर, हमें मेजर करना है इमेज डिस्टेंस को, तो हम जाएंगे पी से इमेज, पोल से इमेज की तरफ, अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो ये मेरी कौन होती बच्चों? नेगेटिव। अगर मान लीजिए मेरी जो इमेज है, ताकि आप समझ पाएं, अगर आपकी इमेज मान लो कहीं यहां बनती, ये आपकी अगर इमेज डिस्टेंस होती, जिसको पॉजिटिव वाली फील नहीं आ रही उसके लिए बता रहा हूं, अगर मैं आपसे इस सिचुएशन में पूछता तो आप बोलते सर इंसिडेंट रे इधर जा रही है, अगर मैं इस समय इमेज डिस्टेंस को मेजर करूं तो मैं पोल से इमेज जाऊंगा, तो सेम डायरेक्शन में अगर मैं मेजर करने गया तो इस समय वाली जो वी है वो आपकी कौन हो जाती बच्चों? पॉजिटिव। आई होप ये चीज क्लियर हुई हो, जिसके लिए मैं एक और बात आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने जो है वो मिरर जो लिया, वो लिया होता बच्चों कौन? कॉन्वेक्स। तो उसके लिए मैंने जो पॉलिश है वो कर दी बेटा अंदर की तरफ। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता तो ये मेरी होती प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं होता मेरा पोल, यहां कहीं होता फोकस, ये मेरा होता सीओसी। अगर मैं आपसे कहता टर्मिनोलॉजीज के बारे में, तो आप कहते सर इस पोल से फोकस तक की को आप फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कह देते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता, तो आप समझ पा रहे होंगे सर, आप ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग पार्ट की ओर रखते, तो ये आपकी कौन होती बच्चों? ऑब्जेक्ट। और अभी अभी मैंने आपको बताया पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, जिसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, वो आपकी रिप्रेजेंट करी जाती है यू से। अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप समझ गए होंगे सर इसकी जो इमेज है, अभी अभी आपने हमें रे डायग्राम से बताया, उसकी इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है। तो जो पोल से इमेज तक की जो आपकी डिस्टेंस हुई, उसको आप कहते हैं बच्चों कौन? इमेज डिस्टेंस, विच इज वी। अब इस कंडीशन में मैं आपसे कहता मुझे रे डायग्राम्स जो है वो समझाएं, तो आप कहते सर ऑब्जेक्ट ये है, तो मिरर में अगर इसको देखना है तो ये इधर की तरफ दिखेगा, विच मींस इंसिडेंट रे जो है वो आपकी जा रही होगी बच्चों इधर की तरफ। तो सबसे पहले मैंने इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो पकड़ ली। दूसरी बात, अब मैं आपसे यहां पर पूछता चलूं, मुझे बताओ यू बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो आप बोलते सर इंसिडेंट रे इधर जा रही है, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ हम मेजर करने जाते, ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया, इसलिए हमारा जो यू है वो हो गया नेगेटिव। आई होप आपको समझ आया हो, क्योंकि फर्स्ट रूल ने मुझे कहा था आप पोल से जाएंगे, जो भी मेजर करने जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट से पोल नहीं जाएंगे, पोल से ऑब्जेक्ट जाना है आपको मेजर करने। ऐसे ही अगर मैं आपसे एफ पूछता, तो आप बोलते सर इंसिडेंट रे इधर जा रही है, लेकिन इस बार फोकल लेंथ को मेजर करने हम पी से एफ जाते, सेम डायरेक्शन में गया, इसलिए बच्चों फोकल लेंथ जो है वो आपकी कौन हो गई? पॉजिटिव। और ऐसे ही इंसिडेंट रे इधर मेजर करने आप पी से सी जाते, तो आर जो है वो भी आपकी कौन हो जाती? पॉजिटिव। और अगर आप समझ पाए तो आपको यह भी क्लियर हुआ होगा कि सर इस समय जो आपकी वी है वो भी पॉजिटिव होती, क्योंकि इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है और मेजर करने भी हम पी से एफ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमारा कौन बनता? पॉजिटिव। ये मेरा हुआ रूल 2। फिर से बता रहा हूं, रूल नंबर 1, जितनी भी डिस्टेंस होगी आप पोल से नापेंगे, विच मींस ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकंड, distances measured in the direction of incident ray will be taken as positive, else बच्चों कौन? नेगेटिव, which means opposite direction वाली को आप नेगेटिव लोगे। ये मेरे दो साइन कन्वेंशन हुए, और अब मैं आपको समझा रहा हूं हमारा थर्ड और फाइनल साइन कन्वेंशन, जो कि क्या है आप इधर की तरफ समझो। थर्ड हमारा साइन कन्वेंशन कह रहा है हाइट्स जो है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो आप लेंगे बच्चों कौन? पॉजिटिव। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी हाइट्स है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, इधर समझना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एचओ कह दिया बच्चों। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर आप इसको मेजर कर रहे हैं, तो आप इसको लोगे बच्चों कौन? पॉजिटिव। आगे इसने कहा जो हाइट्स आपकी डाउनवर्ड्स रखी गई है, विच मींस डाउनवर्ड हाइट्स जो है उनको आप लोगे बच्चों कौन? नेगेटिव। इसका मतलब अगर आप यहां पर देखें, ऑब्जेक्ट आपकी ये थी, अगर आपकी इमेज मान लो नीचे की तरफ बन गई,
तो हाइट ऑफ इमेज को मैं कह रहा हूं बच्चों कौन, एच आई। तो इस समय ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो आप इसको कौन बोलते बेटा, नेगेटिव। विच मीन्स थर्ड साइन कन्वेंशन हमारा कौन बोल रहा है, हाइट्स अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल डाउनवर्ड हाइट्स विल बी टेकन एज नेगेटिव। याद रहे, जब भी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ है, जब भी हम हाइट की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वर्टिकल लेंथ है। तो ये चीज आपको याद रहे। ये हमारे थे बच्चों कौन, तीनों साइन कन्वेंशन। आई होप आपको यहां से क्लैरिटी मिली हो। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको यहां पर समझाया और उसके बाद में हम आ रहे हैं बच्चों किस पे, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स के। याद रहे बच्चों, जब भी न्यूमेरिकल बनता है या बेसिक जो क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर के बन जाते हैं तो वो यूजेस से भी बन जाते हैं। तो आपको आई होप यूज जो है वो याद रहे। तो सबसे पहला जो यूज है, अगर मैं कॉनकेव मिरर के यूजेस की बात करूं तो सबसे पहला जो हमारे कॉनकेव मिरर्स हैं वो यूज होते हैं बेटा कैसे, एज अ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर कैसे, जब आपने जो भी हमारी टॉर्चेस देखी होगी या आपने जो हमारी मोटर हेडलाइट्स देखी होगी, मैंने यहां पर लिखा है, अगर आपने मोटर हेडलाइट्स देखी हो या आपने टॉर्चेस देखी हो या जो सर्च लाइट्स देखी हो, तो इन सभी के अंदर जो आपके मिरर्स यूज हुए हैं वो कौन हुए हैं बेटा, कॉनकेव। क्योंकि अगर आप यहां पर ये एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं और उसके फोकस पर कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जेक्ट को, विच मींस बल्ब को रख दे रहे हैं, तो जैसे ही ये रेज ऑफ लाइट को इमिट करेगा तो इससे टकराने के बाद में बच्चों ये पैरेलल जो है लाइट को भेज रहा होता है। तो उस कंडीशन में जो रेज ऑफ लाइट है वो कहां तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए जो रिफ्लेक्टर आपने यूज किए वो कैसे यूज किए बच्चों, कॉनकेव। तो आपको यूज पता होना चाहिए। मोटर हेडलाइट्स या सर्च लाइट्स ले लें या टॉर्चेस ले लें, जिनको हम बेसिकली रिफ्लेक्टर्स के अंदर सबको डाल रहे हैं, तो सभी में जो आपका मिरर लग रहा है वो आपका कौन है, कॉनकेव। तो सबसे पहला यूज आपका ये था जो कि मेरे ख्याल में आपको याद हो गया होगा। दूसरा, जब भी हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके शेविंग या मेकअप मिरर्स में जो यूज हो रहा है मिरर, वो भी आपका वही है। अगर आपसे पूछ ले शेविंग्स मिरर आपका कौन सा है, तो वो आपका है कॉनकेव। आई होप ये क्लियर हुआ हो। ऐसे ही अगर सोलर कुकर्स की आप बात करें तो वहां भी आपके कहीं ना कहीं जो है कॉनकेव मिरर्स रखते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक कॉनकेव मिरर लिया और इस कॉनकेव मिरर पर अगर मैं फुड को एडजस्ट कर दूं, यहां पर जो है मैंने फोकस पर फुड को एडजस्ट कर दिया, तो आप खुद सोच रहे होंगे अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आप कभी भी इस मिरर के ऊपर डाल रहे होंगे तो ये आई हुई रे को क्या कर देगा सर, कन्वर्स करवा देगा किस पॉइंट पर बेटा, फोकस पर। तो आपका आराम से जो खाना है वो पक जाएगा। विच मींस जो आपके सोलर कुकर्स हैं उनमें भी आपके कौन से मिरर्स यूज हो रहे हैं, आपके कॉनकेव मिरर्स ही यूज हो रहे हैं। तो ये बेसिक जो आपने अभी तक देखा वो यूजेस भी आपको याद होने चाहिए। यही नहीं, जो आपके हॉस्पिटल्स में जहां पर आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट्स हैं या जो आपके बेटा डेंटिस्ट्स वगैरह हैं, वो भी आपके जो टीथ देखने के लिए ये मिरर यूज कर रहे हैं, वो भी आपके कौन है बच्चों, कॉनकेव मिरर्स ही हैं। आई होप ये सारे यूज आपके दिमाग में सेट हो रहे हो। ऐसे ही अगर हम बात करें किसके, कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए, तो जो आपके रियर व्यू मिरर्स होते हैं, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो बाहर की तरफ आपका एक मिरर लगा हुआ होता है, उस मिरर को आप बोलते हैं बच्चों कौन, रियर व्यू मिरर या ड्राइवर्स मिरर। तो वो जो रियर व्यू मिरर है, जैसा आपने यहां पर डायग्राम में देखा, तो ये वाला जो मिरर है वो आपका कौन सा मिरर है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि सर ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। आई होप ये जो यूज है वो आपको याद रहे। आगे अगर मैं यहां पर देखूं तो एक और जो यूज है वो मेरा बन सकता है कॉन्वेक्स का। जब आप स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं तो जो ये लाइट है उस लाइट के नीचे यहां पर बल्ब लगा हुआ होता है, तो जब यहां से बल्ब से वो लाइट को इमिट करेगा तो यहां जो रिफ्लेक्टर है वो मेरा कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स होता है। क्यों, क्योंकि जब लाइट इससे जाकर इस पर जाकर गिरेगी तो ये कॉन्वेक्स होने के कारण जो मेरी लाइट को है वो डाइवर्स करेगा, और जब ये लाइट को डाइवर्स करेगा तो नीचे जब आप सरफेस पर या मैं कहूं रोड पर जब आप खड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा एरिया में ये जो लाइट है वो आपको मिलेगी। तो इसीलिए जो वो आपके स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो लग रही है उनमें भी जो आपके मिरर यूज हुए हैं कहीं ना कहीं आपके कौन है बच्चों,
कॉन्वेक्स मिरर्स हैं। आई होप जो आज हमने पढ़ा, जिसमें हमने रूल्स देखे, रे डायग्राम्स देखे और हमने यूजेस देखे, साथ ही साथ में साइन कन्वेंशंस देखे, वो आपको ढंग से क्लियर हुए हो। इस क्लास को ढंग से रिवाइज कर कर आप अगली क्लास में आइएगा जहां पर हम लगाएंगे न्यूमेरिकल्स को। चलो बच्चों, आज की क्लास को यहां तक ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।